जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 26 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को जरूर आप लोग पढ़ें। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ इस तरह से टिक करके, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको टिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले उस न्यूज़ को जरूर पढ़ लें जो मैंने टिक किया। देखो फर्स्ट पेज पे मैंने दो न्यूज़ को टिक किया था। एक यह न्यूज़ था और यह न्यूज़ था। ये दोनों ही न्यूज़ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे टिक किया था। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को जरूर जा करके पढ़ लें। उसके बाद हमारा एनालिसिस अगर आप देखोगे, सुनोगे तो आपको अधिक फायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यूएसए की दौरा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दौरा रहा है इस बार का। और यूएसए के दौरान तीन चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता किया है, बायलैटरल डायलॉग किया है यूएसए के साथ, इंडिया यूएसए बायलैटरल डायलॉग, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दूसरा है क्वाड समिट, जो पहली बार पर्सन टू पर्सन क्वाड समिट का आयोजन किया गया। मतलब इसका होता है कि चारों ही देश के प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद रहे हैं। और तीसरा जो है 76वें सत्र के जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76वें सत्र को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधित किया। तो कल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 76वें सत्र को संबोधित किया है। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ को जरूर जाकर के देख लें। बाकी मैं कोशिश करूँगा, आज समय मिलेगा तो मैं तीनों ही टॉपिक, इंडिया यूएसए रिलेशन, क्वाड समिट में जो क्या आउटपुट निकला है, और साथ ही साथ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 76 सत्र में क्या क्या बातें कही है, ये तीनों ही पर्सपेक्टिव मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें। और साथ ही साथ 76 सत्र का जो है संबोधन प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। 22 मिनट का संबोधन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ज़रूर सुने। क्या होता है कि इस तरह के जो सत्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो वक्तव्य दिया जाता है वो देश की दिशा और दशा को तय करती है या बताती कि भारत की भावी रणनीति क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया था। और बेसिकली उन्होंने दो बातें कही, दो बातों पर काफ़ी एम्फेसाइज किया था। एक तो उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि तालिबान को विश्व के देश मान्यता दें। और दूसरा उन्होंने इस बात को लेकर के एम्फेसाइज किया है कि कश्मीर का जो लगातार वो मुद्दा उठाते हैं, इस बार भी उन्होंने मुद्दा उठाया और भारत को निगेटिव तरह से पोर्ट्रेट किया, निगेटिव तरीके से भारत को दिखाया। उसके बाद इसके जो जवाब में, इसके रिस्पॉन्ड में भारत की जो एक यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस की एक महिला अधिकारी हैं, इन्होंने उनको भारत की तरफ से मैसेज दिया या भारत की तरफ से कह सकते हो रिप्लाई दिया। राइट टू रिप्लाई का अधिकार होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, राइट टू रिप्लाई का अधिकार होता है और मैक्सिमम 10 मिनट तक का आप रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपके खिलाफ या आपके कंट्री के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है तो राइट टू रिप्लाई के तहत 10 मिनट का आप रिप्लाई दे सकते हैं। और भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, भारत के ना तो विदेश मंत्री ने रिप्लाई दिया है, ना तो विदेश सचिव ने दिया है, बल्कि एक आम IFS ऑफिसर ने रिप्लाई दिया और काफ़ी शानदार रिप्लाई दिया। और इसी में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में किस तरह से माइनॉरिटी पर अत्याचार होता है सब देखते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी छोड़ो, पाकिस्तान में जो मुस्लिम बाहुल देश है वहाँ पे भी मुस्लिम पे भी अत्याचार होता है। पाकिस्तान में अहमदिया को मुस्लिम नहीं मानता वो लोग, अहमदिया मुस्लिम का एक पार्ट है जिसको वो लोग मुस्लिम नहीं मानता। पाकिस्तान में सिया जो माइनॉरिटी में, वहाँ पे सबसे अधिक आबादी है सुन्नी मुस्लिम की, सिया मुस्लिम वहाँ पे माइनॉरिटी में, सिया के मस्जिद को तोड़ा जाता है। हिंदू सिख क्रिश्चियन इस पर तो अत्याचार होता ही है। तो ये उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पे कि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर को आप खाली करें, कश्मीर का इलीगल ऑक्यूपेशन जो किया है आपने, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको खाली करें। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको समझना होगा इस बात को कि पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन की बात करता है। जब भी कश्मीर मुद्दा का जिक्र करेगा तो वो कहेगा कि यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के अनुसार से कश्मीर मुद्दा का हल होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा था। लेकिन वो जो क्लॉज है उसका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो क्लॉज है 1948 का, उस क्लॉज में स्पष्ट तौर पर कहा गया है
कि सबसे पहले पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान के सैनिक है उसको खाली करेगा। उसके बाद वहाँ पे इंडियन फोर्स जाएगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उसके बाद प्लेबिसाइट हो सकता है। पहले प्लेबिसाइट नहीं होगा, यानी सबसे पहले पाकिस्तान को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करना होगा, उसके बाद इंडियन फोर्स उसका अधिग्रहण करेगी, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के मौजूदगी में कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा, ये कहा गया था। देखो ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, कभी बाद में मैं इस पर डिस्कस करूंगा, बाकी इसको पढ़ लेना आप। जनता के विश्वास के निर्माण में जजों की साख, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। देखो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है जुडिशल रिफॉर्म्स। मैं बहुत बार मैं बोला हूँ कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझे समय नहीं मिलता। जुडिशल रिफॉर्म्स पर जरूर मैं वीडियो बना दूंगा। एक जुडिशल रिफॉर्म्स है, एक पुलिस रिफॉर्म्स है, या ये टॉपिक जरूर आप भी पढ़ें। न्यायिक सुधार किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से पुलिस सुधार होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की डाटा को मैं कोट करता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि न्यायपालिका में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का मैटर पेंडिंग है, यानी 7 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का मैटर या 7 लाख करोड़ रुपए का मैटर न्यायपालिका में पेंडिंग है। अगर ये मैटर क्लियर होता है तो ये 7 लाख करोड़ रुपए क्लियर होगा, और ये 7 लाख रुपए करोड़ क्लियर होगा तो सरकार को 2 लाख करोड़ के आसपास टैक्स आएगा। तो अच्छा खासा मैटर न्यायपालिका में पेंडिंग है, लगभग 3 करोड़ से अधिक, लगभग 4 करोड़ के आसपास मैटर पेंडिंग है न्यायपालिका में। तो निश्चित तौर पे देश में चर्चा लगातार होती रहती है जुडिशियल रिफॉर्म्स की। अगले साल सहकारी नीति लाएगा सरकार। सहकारी नीति को लेकर के चर्चा लगातार, और आपको जैसा कि जानकारी भी है कि देश की जो है सहकारी नीति को लेकर के चर्चा है, और देश में सहकारिता को लेकर के एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को उस मंत्रालय का हेड बनाया गया। यानी हमारे देश के सहकारी मंत्री कौन है? हमारे देश के पहले सहकारी मंत्री हैं अमित शाह जी। और दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और अगले साल सहकारिता नीति लाएगी सरकार। आखिर सहकारी समिति होती क्या है? देखो सहकारी समिति का मतलब होता है कि मिलकर काम करना। सहकारी मतलब होता है कि मिलकर काम करना। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्ण सहयोग करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। उसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक वगैरह भी होता है। सहकारिता का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है कल। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कार्य करता है, बल्कि इसमें सभी सदस्य अपने अपने संसाधन को एकत्र कर उसका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे आपस में बांट लेते हैं। यानी कई सारे लोगों का, जैसे मान लो 100 लोगों का एक समूह है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें मान लेते हैं कि अगर 1000 रुपये देते हैं तो 1 लाख रुपये प्रत्येक महीना जमा होता है। इसी में से उसके बाद कुछ लोगों को जिसको पैसा की ज़रूरत होगी, या मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे कंडीशन में उसका मदद कर दिया जाएगा तात्कालिक रूप से। तो इसी तरह से सहकारिता समिति काम करती है बेसिकली। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में फ्रेडरिक निकल्सन के द्वारा सहकारी ऋण समिति के माध्यम से हुआ था। 1904 में फ्रेडरिक निकल्सन के द्वारा, नाम याद रख लेना, पूछ सकता है एग्जाम में। फ्रेडरिक निकल्सन 1904 सहकारी समिति ऋण के माध्यम में हुआ था, जो इसका दायरा आज काफ़ी विस्तृत हो गया है। भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में भी इसका प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ 97 संविधान संशोधन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी है इनफैक्ट। 97 संविधान संशोधन 2011 में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में इसको स्थान दिया गया है, यानी अनुच्छेद 19 में स्थान दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार बना दिया गया था सहकारिता को 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। इसके अलावा आर्टिकल 43B में भी सहकारिता को जोड़ा गया। देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे अगर समय मिलेगा तो इस पर भी मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बना देने का, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन सरकार के द्वारा किया गया है, यानी देश में किस तरह से सहकारिता को लेकर के आगे बढ़ सका जा सके, इसको लेकर के सरकार इसका इम्पोर्टेंस समझ रही है। हमें अपने भारत को विकसित करना है, 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करना है, तो हमें सहकारिता को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता को आवश्यकता है। विकास के छोटे मोटे व्यक्ति को इसमें शामिल करना ही सहकारिता है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है कि नई सहकारिता नीति पहले 2002 में अटल जी लेकर आए थे और अब 2022 में मोदी जी इसको लेकर के आएंगे। तो सरकार सहकारिता नीति ला रही है, 2022 में ये नीति आएगी। इससे पहले 2000 में इस तरह का पहल किया गया था अटल जी के द्वारा। ये भी फर्स्ट पेज से संबंधित न्यूज़ है। न्यायिक जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर के ये भी न्यूज़ है, इसको भी एक बार देख लेना आप लोग। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। यहाँ पे न्यूज़ है समान शिक्षा संहिता को लेकर के। अब देखो इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है कि देश में 25,000 मदरसा है जिसको अल्पसंख्यक मंत्रालय मान्यता दिया है, और 20,000 मदरसा है जिसको उलेमा हिंद जिसको रेगुलेट कर रहा है। टोटल 45,000 मदरसा देश भर में है। अब मदरसा से जो निकलता है, मान लेते हैं मैट्रिक करके, उसको सरकारी में नौकरी, सरकारी विभाग में आपको नौकरी देते हैं, सरकार देती है उसको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वैदिक स्कूल या वैदिक स्कूल या हिंदू स्कूल के जो बच्चे निकलते हैं वैदिक स्कूल से, उसको सरकारी डिग्री के तुल्य मान्यता नहीं मिलता। जैसे मान लो इस मदरसे से कोई बच्चा निकलेगा 10th करके तो उसको मैट्रिक की मान्यता मिलेगी। इसी तरह से ईसाई मिशनरी को से कोई निकलेगा तो उसको मैट्रिक की मान्यता मिलेगी, लेकिन कोई वैदिक स्कूल से पढ़ के निकले तो उसको मैट्रिक की मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, बेसिकली इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए एक याचिका दायर किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। और आपको ये समझना होगा कि भारत को माइनॉरिटी को भारत में काफ़ी राइट मिला हुआ, अल्पसंख्यक को भारत में काफ़ी राइट मिला हुआ है। अल्पसंख्यक के आर्टिकल 29-30 अनुच्छेद 29-30 भारत के संविधान के आर्टिकल 29-30 में अल्पसंख्यक के लिए ये प्रावधान किया है कि वो अपना संस्थान का निर्माण कर सकता है, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का निर्माण कर सकता है। निर्माण करे कोई इशू नहीं है। इसमें जो याचिकाकर्ता का कहना है कि आप निर्माण कर रहा है वो करें, कोई मदरसा बना रहा है, कोई ईसाई मशीनरी बना रहा है, बनाए। लेकिन जो हिंदू लोग बनाए हैं, गुरुकुल बनाया है, जो हिंदू लोगों ने बनाया था, वैदिक स्कूल बनाया है, वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उसको भी मैट्रिक तुल्य मान्यता आप दीजिए। ये इसी को लेकर के एक पहल किया गया है। इस पेज पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। मैं डिस्कस कर दूंगा सेपरेट वीडियो बनाकर, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसको भी पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका, भारत और अमेरिका ने जताई चिंता। अब देखो ये जो फॉरेन जो विभाग की जो सेक्रेटरी हैं, या मैं बोलूँ IFS इंडियन फॉरेन सर्विस हैं, स्नेहा, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के संबोधन को, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 9/11 की जो 20वीं वर्षगांठ अभी मनाया गया है, आज से कुछ दिन पहले 9/11 की 20वीं वर्षगांठ मनाया गया, तो उस समय में भी 9/11 के जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ छिपा था? वो छिपा था आपको पाकिस्तान में। पाकिस्तान में विश्व के सबसे अधिक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को आज भी मार्टिर माना जाता है, यानी शहीद का दर्जा दिया जाता है, राइट। तो वैसे कंडीशन में वैसा देश भारत को पाठ ना पढ़ाए। इसको भी पढ़ सकते हैं। मैं जब डिस्कस करूंगा तो मैं वहाँ पे आपको डिस्कस कर दूंगा, और मैंने पहले भी इंडिया US रिलेशन पर डिस्कस किया है, वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखना। उसमें मैंने ये मुद्दा बोला कि इंडिया USA रिलेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो डिस्प्यूटेड मुद्दा, उसमें मुद्दा है कि भारत और अमेरिका H-1B वीज़ा को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। भारत सरकार लगातार बोलता है कि अपने यहाँ IT पेशेवर को अधिक से अधिक अमेरिका में नौकरी दिया जाए, इसके लिए H-1B वीज़ा आप जारी कीजिए, राइट। तो H-1B वीज़ा भारत और USA के बीच में जो नेगेटिव पॉइंट है, या भारत और USA के बीच में जो प्रतिरोध के पॉइंट है, उसका एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है H-1B वीज़ा। क्वाड को लेकर के न्यूज़ दिया हुआ, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। हमारे देश के विदेश सचिव हैं, उनका स्टेटमेंट है, जरूर पढ़ें। देखो यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तरफ देश बढ़ रहा है तेजी से। गुलाब क्या है? एक तूफान है। देखो तूफान के नामकरण को लेकर के अगर चर्चा है तो सबसे पहले हिंद महासागर के 8 देश तूफान का नामकरण शुरू किए थे 2004 में। 8 देश थे और प्रत्येक देश ने एक एक नाम दिया था।
यानी टोटल 64 नाम हो गया। 64 नाम था। ये नामकरण शुरू किया था 2004 में हुआ था। नामकरण की शुरुआत हालांकि 1990 के आसपास ही हुआ था। और नामकरण का यूज क्या है कि नामकरण का यूज है कि कोई तूफान अगर आ रहा है, हमको पता है कि गुलाब नाम से एक तूफान आ रहा है, तो हम उससे जो संभावित खतरा है उस खतरा को रोकने के लिए सरकार काम कर सकती है। अब ये जो 64 लिस्ट था, 64 का जो लिस्ट था, ये समाप्त हो गया 2020 में। और 2020 से एक नया लिस्ट शुरू हुआ। उस लिस्ट का जो पहला नाम है वो था निसर्ग तूफान। टोटल 13 देश, पहले 8 देश नाम दिया था, अब 13 देश मिलकर के 13 नाम दिए हैं। प्रत्येक देश ने 13 नाम दिया है। टोटल 13 देश हैं। 169 नाम हमारे पास हैं। और जिसका पहला लिस्ट शुरुआत हुआ था निसर्ग का। मैं आपको दिखाता हूँ डाटा। अब ये आपको नाम दिख रहा होगा। टोटल जो 13 देश हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ये टोटल मिलकर 13 देश हैं। और प्रत्येक देश ने, देखो प्रत्येक देश ने ये 13 नाम दिया है। जैसे इंडिया का आप नाम देखोगे तो इंडिया ने जो नाम दिया है यहाँ पे, जैसे गति है, तेज है, उसके बाद ये टोटल का टोटल 13 नाम इंडिया के द्वारा दिया गया। इस लिस्ट का जो पहला तूफान था वो निसर्ग था, जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। इस लिस्ट का दूसरा तूफान था गति, जिसका नाम इंडिया ने दिया था। इस लिस्ट का तीसरा तूफान था निवार, जिसका नाम ईरान ने दिया था। इस लिस्ट का चौथा तूफान था जो था बुरेवी, इसका नाम मालदीव ने दिया था। इस लिस्ट का पांचवा तूफान था टॉक्टे, जिसका नाम म्यांमार ने दिया था। इस लिस्ट का छठा तूफान था यास तूफान, जिसका नाम ओमान ने दिया था। और इस लिस्ट का जो सातवां है तूफान है जो गुलाब है, जो संभावित है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गुलाब का नाम किसने दिया है, तो पाकिस्तान ने दिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाब तूफान जो उड़ीसा के तट को प्रभावित कर रही है या कर सकती है, उसका नाम किसने देश ने दिया था, तो उसका नाम दिया था पाकिस्तान ने। और टोटल हमारे पास 169 तूफान है, जिसका पहला तूफान जो है वो है निसर्ग। इसको भी देख सकते हैं। लद्दाख के कारगिल जिले के हिमबोटिंगला क्षेत्र में 13,000 फीट की ऊंचाई पे एक कह सकते हो रेडियो स्टेशन टाइप का लगाया गया वहाँ पे, ताकि जो है लद्दाख में जो सरकार काम कर रही है उसकी सूचना लद्दाख के लोगों को मिले। देखो मुझे याद नहीं है कि किस एग्ज़ाम में पूछा था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एनालिसिस किया था। आई थिंक ईपीएफओ के एग्ज़ाम में या बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब किया गया था, या प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम में। लेकिन इसी पीसीएस के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सौभाग्य योजना की शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2017 को। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण योजना होता है, जो काफ़ी अचीवमेंट किया है, उस योजना का डेट भी याद रख लें कि किस डेट में स्टार्ट किया गया था। 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत किया गया था। और काफ़ी अचीवमेंट इसकी है। इसको लेकर के मैंने एक इसका पीडीएफ जो पीआईबी पे पीडीएफ था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, उस पर डाटा जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ का जो एक पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो पर्सपेक्टिव है पूंजीगत खर्च। आखिर पूंजीगत खर्च क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का आप लोग पढ़ते होंगे अपने इकोनॉमिक्स के बुक में। और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सरकार किसी परियोजना पे अगर खर्च करती है, पैसा खर्च करती है, सरकार ने किसी पर्टिकुलरली परियोजना पे पैसा अगर खर्च किया, तो उस परियोजना से सरकार को अगर प्रॉफिट होने वाली होगी, लॉन्ग टर्म में सरकार को प्रॉफिट होगी, तो उसको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार को उससे प्रॉफिट होगी। मसलन सरकार अगर कहीं रोड बना रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, चूँकि रोड से सरकार को प्रॉफिट हो सकती है, रोड से परिवहन सुविधा विकसित हो सकती है, रोड से टोल टैक्स लगा करके सरकार पैसा वसूल सकती है।
या सरकार कहीं पोर्ट का निर्माण कर रही है, बंदरगाह का निर्माण कर रही है, तो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? राजस्व खर्च होता है। राजस्व खर्च का मतलब होता है कि सरकार ने पैसा खर्च कर दिया, रिटर्न होने की संभावना नहीं है। जैसे सरकार ने मान लेते हैं किसी को स्कॉलरशिप दिया, बिहार सरकार ने किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दिया, तो क्या उसको रिटर्न होगा? बिल्कुल नहीं। बिहार सरकार ने किसी गरीब को अगर मान लेते हैं विधवा पेंशन योजना दिया, तो क्या उसको उसको रिटर्न होगा? बिल्कुल नहीं। तो इससे कहा गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व घाटा, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च होता है कि अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है तो उससे निवेश होने या रिटर्न होने की संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार को अधिक से अधिक पूंजीगत खर्च करना चाहिए, यानी यहाँ से रिटर्न होने की संभावना है। देखो बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, सरकार 2900 रुपया खर्च करे, 2900 करोड़ रुपया खर्च करे, 29,000 करोड़ खर्च करे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। खतरनाक रूप लेता नशे का कारोबार, लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये एडिटोरियल क्यों आ रहा है? एडिटोरियल इसलिए आ रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, तालिबान के पास पैसा नहीं है। अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट जो बजट बनाती थी एक वर्ष का, उस बजट का 85% पैसा आपको मिलता था विकसित देशों से, अमेरिका से, नाटो के देश से। तो एक वर्ष के बजट का 85% पैसा उसको अनुदान के रूप में विकसित देशों से मिलता था। आज तालिबान आ चुका है, तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में तालिबान के पास पैसा नहीं है। तालिबान के पास अपने कर्मियों को देने के लिए पैसा नहीं है। कई कर्मियों को अभी 5-6 महीने से पैसा नहीं मिला है, सरकारी कर्मियों को अफगानिस्तान में। तो ऐसी कंडीशन में इसकी निर्भरता बढ़ेगी किस पे? तो इसकी निर्भरता बढ़ेगी अफीम पे, चूँकि अफगानिस्तान अफीम का गढ़ है। विश्व का 80% अफीम या हीरोइन उसको भी बोल सकते हैं, उसका उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल हुआ है भारत में। भारत में लगभग जो गुजरात के कच्छ में मुद्रा बंदरगाह है, जो बंदरगाह है वहाँ पे मुद्रा बंदरगाह, उस बंदरगाह में लगभग 3000 किलो के हीरोइन पकड़ाया है। और इसकी बाजारी कीमत जो है, बाजार की कीमत है वो है 21,000 करोड़ रुपया। 3000 हीरोइन की जो मार्केट वैल्यू है वो है लगभग 21,000 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हो आखिर ये हीरोइन आया कहाँ से? निश्चित तौर पे ये हीरोइन आया आपको अफगानिस्तान से। तो भारत में अब जो है इस तरह की समस्या बढ़ सकती है। तालिबान के पास पैसा नहीं है, तालिबान हीरोइन का कारोबार करेगा अब। तो इसलिए राइटर का कहना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई है या यूनाइटेड नेशन में जो संबोधन हुआ, वहाँ पे ये चर्चा भी होनी चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन ये चर्चा भी होना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का यूज विश्व के देशों में ड्रग्स फैलाने के लिए ना किया जाए। तो बेसिकली राइटर का यही कहना है कि अफगानिस्तान के लैंड का प्रयोग हीरोइन को बढ़ावा देने के लिए, विश्व को ड्रग्स देने के लिए ना किया जाए। और ऑलरेडी इस टॉपिक में मैंने कई बार डिस्कस किया है। देखो तालिबान का क्रूर हरकत दिख रहा होगा आपको कि एक क्रेन से एक व्यक्ति को मार के टांग दिया गया, और इस तरह की घटना तालिबान में अब दिखेगी। तालिबान ने कहा है कि वो जो है अब फिर से, जैसे आप चोरी करते हैं, कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी के बदले में हाथ काट दिया जाएगा, और अगर आप झूठ बोलते पकड़े गए तो आपका जी काट दिया जाएगा। इस तरह की घटना तालिबान में फिर से होगी, अफगानिस्तान में फिर से होगी। एक ज्वालामुखी काफ़ी धधक रहा है, और ये है स्पेन के ला प्ला में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। तो वनडे एग्जाम वगैरह में याद रखना, पूछ सकता है। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ का मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ, ईरान न्यूक्लियर डील के संपन्न होने का। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील से ट्रम्प सरकार बाहर आ गई थी, जो बाइडेन आया है, तो फिर से ईरान न्यूक्लियर डील हो सकता है। ईरान न्यूक्लियर डील में P5+1 कंट्री थे। P5 मतलब परमानेंट 5। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट देश हैं, USA है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रशिया है। तो ये 5 देश प्लस एक में था जर्मनी, तो ये टोटल 6 देश
ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल थे, तो फिर से ईरान न्यूक्लियर डील हो ये ज़रूरी है। अब देखो ईरान न्यूक्लियर डील भारत के लिए क्यों फ़ायदा कारक है? इसलिए भारत के लिए फ़ायदा कारक है ये कि भारत में सबसे पहले विश्व में सबसे अधिक शिया आबादी ईरान के बाद इंडिया में रहती है, तो सेंटिमेंटल जुड़ाव है ईरान के साथ भारत का। दूसरा है कि जो तेल हम मंगाते हैं आज सऊदी अरब से या यूएई से या अन्य देश से, हमें डॉलर देना पड़ता है। ईरान एकमात्र ऐसा देश था जिसे तेल मंगाने के लिए भी हमें डॉलर खर्च करना नहीं पड़ता, इंडियन करेंसी में भी हम तेल परचेज कर सकते थे ईरान से और काफ़ी सस्ती कीमत पे परचेज कर सकते थे। अमेरिका के सैंक्शन के डर से भारत ने ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया था, तो निश्चित तौर पे भारत को लॉस हो रहा, भारत को काफ़ी घाटा हो रहा और भारत में दिख रहा है कि इस तरह से आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अगर ये डील कंप्लीट हुआ तो पेट्रोल की कीमत फिर घट जाएगी इंडिया में, राइट। तो इसलिए ये डील होना ज़रूरी है। देखो इसको ज़रूर पढ़ लेना, इसको एक बार पढ़ लेना। जैसलमेर के रेगिस्तान में मिले जुरासिक युगीन शार्क के दांत मिले हैं, जिसे हाइबोडोंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी नॉर्मली इससे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कमीशन वगैरह में या यूपीएससी में इनफैक्ट एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।